जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डूकिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रियाएं व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। इस वीडियो का विषय आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कभी विश्व पर्यावरण दिवस या जल दिवस पर नेताओं को या बड़े बड़े अधिकारियों को लंबे चौड़े भाषण देते सुना होगा, जिसमें वो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए उसमें सारे पहलू शामिल करके और अपना पूरा ज्ञान उसमें देते हैं। वो उनका भाषण उनके निजी या तकनीकी सचिव ने लिख के दिया होता है, जो एक दो पन्ने का होता है, और हो सकता है नेताजी एक दो लाइन अपनी मर्जी से भी उसमें घुसा दें। लेकिन उस भाषण के बाद क्या करते हैं वो? हाँ, वो भाषण के बाद एक छोटी सी एक प्रक्रिया और होती है। वो स्टेज से नीचे उतर के और एक पौधा और लगाते हैं, जिसके आसपास कहीं उनके नाम की एक तख्ती लगी हुई होती है। हालांकि उस पौधे लगाने की प्रक्रिया में केवल फोटो खिंचवाना एक बाकी रहता है, बाकी सारा काम पहले से ही हो चुका होता है। वो काम भी किसी मजदूर ने किया होता है, जो उस फोटो में कहीं आसपास भी उसका नाम या कहीं उसका फोटो भी नहीं होता है, बहुत दूर कहीं पीछे फावड़ा लिए खड़ा रहता है। खैर, कभी सोचा उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? हालांकि ये तख्ती के साथ नाम और ये पौधे वाला प्रोग्राम उन्होंने ठीक एक साल पहले या इससे ठीक पहले वाले कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने किया था, एक पौधा लगाया था। लेकिन वो कितना बड़ा हुआ, उसमें कोई पानी भी दे रहा है, वो जिंदा भी है या उसको बकरी खा गई, इसके बारे में सोचने की जहमत वो लोग नहीं उठाते हैं। खैर, पता उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वो वहाँ के आसपास के चाहे डाक बंगलो या सर्किट हाउस गेस्ट हाउस या वीआईपी गेस्ट हाउस में हाइटी के नाम पर अच्छे अच्छे पकवानों का वो स्वाद लेंगे। पकवानों का स्वाद ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अभी अभी मंच से क्या बोल के आए हैं, किस विषय पर बोल के आए हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं, या उनको भी ध्यान रखना है, इसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। जहाँ वो खाना खा रहे होते हैं वहाँ पर आरओ भी लगा रहता है और वाटर कूलर भी, मतलब अच्छे खासे पीने योग्य पानी की पूरी व्यवस्था होती है। उसके बावजूद भी वो साहब लोग और वो नेताजी पानी कौन सा पिए पता है? पानी पियेंगे बोतल का। वो बोतल का पानी भी इतना कि ऐसा नहीं कि वो पानी पूरा काम में ले लेंगे, उसमें से आधे से ज़्यादा तो उस बोतल में ही रहेगा। थोड़ा सा पियेंगे, वो उस बोतल को वहीं छोड़ देंगे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये बोतल जाने और ये प्रकृति जाने, उसको डाइजेस्ट करें। अगर उस गेस्ट हाउस या उस डाक बंगलो के इंचार्ज ने उस बोतल को इकट्ठी करके वो जलाएगा तो भी प्रकृति का सत्यानाश होना है। देखिए, आपको एक नमूना दिखाता हूँ। बड़े अच्छे लोग यहाँ खाना खाए थे, उसके बाद ये कुछ पानी की बोतल्स हैं। देखते हैं इनमें से कितनी खाली है कितनी भरी है। इसमें पानी है, ये थोड़ी सी खाली है, ये तो थोड़ी सी खाली है, इसमें भी है, ये भी है, ये खाली है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, ये लगभग भरी है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, और ये है, ये खाली, ये भी भरी है, ये भी भरी है, ये भी भरी है, ये तो पूरी भरी है। माय गॉड, कितना पानी बर्बाद किए हैं। ये एक बोतल खाली है, एक ये खाली है, ये भरी है, इसमें है, इसमें भी है, ये खाली है। देख लो, इतनी बोतल में से ये केवल 6 बोतल खाली है, बाकी सब में आधे से ज़्यादा पानी है। तो देखा आपने नेताओं के कारनामे। ये वीडियो कहाँ का है या कब का है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके माध्यम से समझाना जो चाह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। ये लोग हैं ना, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन अपन नहीं है ना। ये किसी के प्रोग्राम का ही एक वीडियो है, और सब के सब अच्छे खासे पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे ये, लेकिन उनके कारनामे तो आप देख ही चुके हैं। ये वीडियो देखकर या अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो प्रकृति व पर्यावरण पर केंद्रित है। पर्यावरण पर इसलिए बता रहा हूँ कि पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। पता है, जो पानी की बोतल प्लास्टिक की इसमें ये खाली छोड़ के गए हैं या जिसमें आधा पानी है, इस बोतल को अपने आप प्रकृति में वापस मिलने में या इस
को नष्ट होने में 450 वर्ष लगेंगे। मैं पर्यावरण में या इस इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक मेरा मित्र है अमर सिंह जादौन, ये उसी ने बताया कि एक बोतल को वापस प्रकृति में मिलने में या उसको नष्ट होने में 450 वर्ष लगते हैं। इस तरह की कितनी बोतल हम लोग रोज़ प्रकृति के हवाले कर देते हैं और जिसका कितना नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ रहा है या आने वाली पीढ़ियां उठाएगी। सोचिए कहीं हम लोग इस तरह की गलतियां तो नहीं कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में और जाने अनजाने प्रकृति को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। एक बार थोड़ा गौर करके सोचना इस पर, क्योंकि अगर प्रकृति व ये प्राकृतिक संसाधन नहीं बचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका बहुत खामियाजा उठाएंगे। हमको जो आज मिला है वो बुजुर्गों की देन है, हमको अच्छे रूप में मिला है, लेकिन क्या ये बात आने वाली पीढ़ियां बोल पाएगी? क्योंकि उनको वो मिलना है जो हम लोग छोड़कर जाएंगे, अच्छा या बुरा जैसा भी। देखिए, जो हम सभी लोग हैं ना, अपने लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए और एक आरामदायक जीवन जीने के हिसाब से काम करते हैं उसके, और ये करने में भूल जाते हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे भी आपने वीडियो में देखा। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक सोसाइटी में कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनको एक एक पेपर दिया और एक दिया स्केच पेन का पैकेट, जिसमें साधारणतया जितने रंग आते हैं वो सब थे। उनसे बोला गया कि आप अपने पसंद की एक इस कागज़ में पेंटिंग बनाएं और जितना अच्छा हो सके अच्छी पेंटिंग बनाएं, उसमें अच्छे रंग भरें जैसा आप भरना चाहते हैं। तो उनको टाइम दे दिया घंटे का। सभी लोगों ने अपने अपने कला और अपनी अपनी सोच या अपने परिकल्पना के हिसाब से सभी ने अच्छे चित्र बनाए और उसमें खूब शानदार तरीके से रंग भर के उनको सजाया। 1 घंटे बाद उनसे वो पेपर लिया गया। सभी से बोला कि आप अपनी जगह खड़े हो जाएं, ये जो रंग बचे हुए हैं उनको यहीं रहने दें और आपने जो पेंटिंग बनाई है वो पेपर हाथ में लेके आए। फिर उनको एक दूसरे रूम में बैठा दिया गया और उनको बिना बताए उनको बिठा दिया गया और उस पर चर्चा करने लगे, देखने लगे कि किसने कैसा चित्र बनाया है। मीनवाइल उन्होंने क्या किया, इन पहले वाले प्रतिभागियों को बिना बताए इन सब के बच्चों को बुलाया गया और इन सब बच्चों को बताया कि आपको अपनी पसंद के इसमें चित्र बनाने हैं, और लेकिन एक शर्त यह है कि जो रंग यहाँ पर बचे हुए हैं आपको वही रंग इसमें भरने हैं। तो बच्चों ने अपने हिसाब से बड़े अच्छे चित्र बनाए और सभी ने रंग भी भरे। अब आप सोचो कि रंग कैसे भरे होंगे उन्होंने। अगर आपको एज ए पेरेंट्स, अगर पहले वाले आप टीम में होते तो आप किस तरह का चित्र बनाते और उसमें क्या रंग भरते? डेफिनेटली जो सबसे अच्छे रंग आप और आपकी जगह में भी हूँ तो यही काम करेंगे। अब उन बच्चों ने जो बचे हुए रंग थे उनको काम में लेके अपने चित्र बनाए और 1 घंटे बाद उन्होंने भी वापस समय पूरा होने पर अपने पेपर दिखा दिए। फिर जो पेरेंट्स उनके बैठे थे उनको बताया कि आपके चित्र बड़े शानदार थे, अब आपको दूसरा पहलू दिखाते हैं। फिर उन बच्चों को उनके चित्र के साथ बुलाया गया और उनसे उनके चित्र दिखाने के लिए कहा गया। बोला देखिए, तो सभी ने अपने बच्चों की तरफ देख के बोला ये क्या चित्र बनाए हो, इसमें तुम चित्र बड़ा सही बनाए हो, लेकिन रंग तो केवल तुमने काला और ये गहरा नीला ये कलर भरे हैं इसमें, वो बाकी रंग तो बोला वो रंग तो थे ही नहीं। बोला ऐसे कैसे हो गया? तो फिर जो आयोजक थे उन्होंने बताया कि हमने केवल इनको वही रंग दिए थे जो आप छोड़कर आए हैं। तो उनके पेरेंट्स काफ़ी देर तक ऐसे असमंजस में रहे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर क्या हो क्या रहा है ये। तब उनको समझाया गया कि इन बच्चों को वो मिलेगा जो आप छोड़ के जा रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि माय गॉड, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय और बहुत सही तरीके से बहुत सही ज्ञान उन लोगों को समझ में आया। इस कहानी में या इस जो प्रसंग में जो बच्चे हैं वो अगली पीढ़ियां हैं, जो रंग है वो प्राकृतिक संसाधन है, और हम लोग वो हैं जो उस कहानी में पेरेंट्स थे। हम तो हमारी लाइफ को तो हम अच्छे से जी रहे हैं, वो अच्छे अच्छे रंग भर लेंगे, लेकिन बच्चों के पास केवल काला रंग बचेगा, मतलब बहुत कम संसाधन बचेंगे
जिनसे उनको गुजारा भी करना है और उनको भी आगे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाना है। ये बच्चों व उनके पेरेंट्स द्वारा ये की गई पेंटिंग और इस रंग के प्रसंग से हमको इतना तो समझना चाहिए कि हमको प्रकृति के संसाधनों को बचा के रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित एक प्रकृति सौंप सकें। नहीं तो वो हमको गाली तो क्या देंगे, लेकिन कसर भी नहीं रहेगी उसमें देने के, हम हकदार हो जाएंगे गालियां खाने के। अब हम इस प्रकृति को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बहुत साधारण से एकदम छोटे छोटे काम हैं जो हम बिना कोई विशेष जहमत उठाए आराम से कर सकते हैं। देखो, ज़्यादा प्रदूषण होता है गाड़ियों से, कल कारखानों से। हम कारखाने इतना आसानी से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये काम है कि हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को कम से कम काम में लें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं हम उनका सदुपयोग करें। आसपास की दूरी अगर तय करनी हो तो उसको हम अपनी गाड़ी के बजाय साइकिल्स का इस्तेमाल करें, साइकिल से आए जाएं। और साइकिल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है जो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए अपना काम भी किया जा सकता है और इसके माध्यम से खुद स्वस्थ भी रहा जा सकता है। साइकिल के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। पिछले 7-8 साल से मैं खुद साइकिल चला रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप बाइक या कार क्यों नहीं ले लेते। मैं उनसे ही बोलता हूँ मेरे पास है, लेकिन जब मेरा काम साइकिल से हो सकता है तो मैं कार या मोटरसाइकिल क्यों चलाऊँ। उनको लगता है कि ये तो ना, मन में ये होता है कि ये हो सकता है कंजूस हो। मैं खुद चला के बोलता हूँ यस मैं कंजूस हूँ, पैसा बचाना है मुझे। अगर पैसा बचाने के बहाने भी अगर मैं थोड़ा सा प्रकृति को नुकसान कम पहुँचा रहा हूँ तो मुझे ठीक लगता है। वो जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर तो अपने को पेट्रोल डीजल वाले संसाधन काम में लेने ही होंगे, लेकिन जितना हो सके। हालांकि मेरा कार्यालय और आवास के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर का है, लेकिन इस 1 किलोमीटर में मुझे साइकिल का और दूसरे संसाधन की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाजार भी 1.5-2 किलोमीटर है, वो काम भी साइकिल से हो जाता है। तो आप लोग भी जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं, बहुत मज़ेदार है वहाँ ये। तो पहला हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा हम साइकिल चला सकते हैं। तीसरा काम यह है कि जब भी बाज़ार जाएं और कुछ सामान लेना हो बाज़ार से, तो उसके लिए प्लास्टिक के जो ये पॉलीथीन आते हैं ना, उनका कम से कम उपयोग करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बिना प्लास्टिक के हम नहीं ला सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके उसका कम उपयोग करना चाहिए। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ कि अगर बाज़ार से सब्ज़ी लाना है, तो सब्ज़ी या कुछ भी लाना हो तो बाज़ार जाना है तो अपना खुद का थैला या झोला ज़रूर लेके जाता हूँ। आपको भी लेके जाना चाहिए। उसमें आप आलू प्याज टमाटर ऐसे ही डाल देंगे। कुछ सब्जियां हो सकता है कि जो आलू वाली रेत उसमें ना मिले, उसके लिए आपको पॉलीथीन लेनी पड़े, लेकिन उस पॉलीथीन को भी अगर लेनी पड़े तो ले लीजिए, लेकिन घर पर आने के बाद उसको फाड़ के फेंक ना दें। आराम से उसकी गांठ खोलिए, सब्जी निकालने के बाद पॉलीथीन को तरतीब से रख के संभाल के रख सकते हैं। अगली बार जब भी बाजार जाना पड़े या बाजार जाएं तो उस पॉलीथीन को याद रख के साथ ले जाएं, अगली बार फिर सामान उसी में ले आए। ये पॉलीथीन है ना, नुकसानदायक है, लेकिन तब है जब इसको हम फेंकेंगे। अगर उसको ये मिट्टी में मिलेगी तब उसको वही नष्ट होने में काफ़ी समय लगता है, बहुत ज़्यादा लगेगा इसको भी। अगर फेंकेंगे नहीं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो कर ये सकते हैं कि जितनी पॉलीथीन इकट्ठी होती है वो घर में संभाल के रखें, जब ज़रूरत पड़े तो उसको साथ लेके जाएं, उसी में वापस सामान भर के ले आएँ। कुछ चीज़ें हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है, जैसे अगर दूध की पॉलीथीन आएगी, उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, पैकेट में जो दूध है, लेकिन जहाँ तक हो सके वो बचा जा सकता है। अब मार्केट से चीनी लेके आना तो उसके लिए आप अपना पूरा स्टील का बर्तन साथ लेके नहीं जा सकते, वो पॉलीथीन में आएगी। लेकिन जितने दूसरे सारा आइटम है, सूखा सामान कुछ लेके आ रहे हैं जैसे तेल साबुन, उनको पॉलीथीन में बांधने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पॉलीथीन से एक दूसरा नुकसान है कि जो ही ये बाहर उड़ेगी तो आवारा पशुओं की कमी नहीं है। वो अपने लालच में या दूसरा उनको कोई विकल्प नहीं मिलता तब उनको वो खाते हैं और उनके पेट में वो एकदम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, गांठ बन जाती है या जम जाते हैं। बहुत सारे जानवर उससे मरते भी हैं। और दूसरा, अगर उसमें कुछ बचा हुआ खाना या बांध के फेंक दिया, वो तो पक्का वो गाय या जो भी दूसरे जानवर है वो खाएंगे ही खाएंगे। वो बहुत गलत चीज़ है, ये करने से हमको पक्का बचना चाहिए।
पता है सरकार कई बार प्लास्टिक बंद करने के लिए अभियान चलाती है। मुझे तो एक चीज़ समझ में आई, हर बार प्लास्टिक को बैन करते हैं, उस पे बैन हटाया नहीं जाता, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद उसी को दोबारा बैन करते हैं जो पहले से ही बैन है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रहती है या किस वजह से। इस पर नहीं जाएंगे कि वो किस वजह से प्लास्टिक बंद नहीं हो रही है। अगर प्लास्टिक बैन करनी हो तो बंद होना चाहिए एटलीस्ट। वो ठीक है, कुछ पैकिंग वाली प्लास्टिक वो काम आएगी, लेकिन जिस रूप में प्लास्टिक की जो थैलियाँ बनती है वो तो बंद की जा सकती है। क्यों बंद नहीं हो रही है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि उसको हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं उस पर हम जरूर सोच विचार कर सकते हैं। चौथा काम ये कर सकते हैं प्रकृति को बचाने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना इतना आवश्यक है, और इसकी आप महत्ता या क्यों इसको इम्पोर्टेंस आप इस रूप से समझ सकते हैं कि गांव में ना बहुत ज़्यादा एसी और कूलर नहीं चलते हैं, जबकि चाहे वहाँ पेड़ है या पेड़ नहीं है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, उसके बावजूद भी घरों में कूलर और एसी लगभग नहीं के बराबर चलते हैं। इसके पीछे कुछ दूसरी वजह भी है, लेकिन खास बात है कि वहाँ पर जो पेड़ जितने भी हैं लगे हुए, उन सब जितने बुजुर्ग लोग हैं वो पेड़ की छाया के नीचे अपनी चारपाई लगा के वहाँ सोते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। और वो छाया बड़ी ठंडी होती है। आपकी एसी और कूलर के बजाय कभी जब भी मौका मिले कभी गांव में जाएं तो ये काम जरूर करके देखें कि मई जून की गर्मियों में आप उस पेड़ के नीचे चारपाई लगा के बैठें, और फिर देखें कि आपके कूलर और जो एसी या फिर जो पेड़ की छाया, इनमें से बेहतर कौन सा विकल्प है। अब शहर में लोग करें भी क्या, उनके पास विकल्प भी नहीं है। जितनी जगह बची थी उसमें या तो सड़कें हैं, या सड़क के आसपास थोड़ी बहुत जगह बची थी उसमें वो सीमेंटेड कर दिया है। और अगर थोड़ी बहुत जगह है तो भी वो ठीक है, पहली दूसरी मंजिल तक पेड़ की छाया पहुंच जाएगी, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी छठवीं उस मंजिलों पे क्या होगा। हालांकि बहुत स्थिति अपने कंट्रोल में नहीं रही है, फिर भी अब लोग कुछ समझना शुरू किए हैं। वर्टिकल गार्डनिंग और ये कुछ कॉन्सेप्ट आए हैं अभी नए नए, उनका उपयोग करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो छाया रहेगी। पता है, एक कहीं पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, गर्मियों के दिनों में बाकी जो जगह का तापमान है वो, और जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ के जो एवरेज, मतलब जो क्या बोलेंगे उसको, अनुपातिक तापमान है, उसमें पेड़ पौधे वाली जगह पे नॉर्मली टेम्परेचर कम पाया गया, वहाँ गर्मी कम है। शहरों में ज़्यादा गर्मी तो इसकी वजह से हो जाती है कि आप कभी शहर की पतली संगरी गलियों में से निकल के देखिए, तो साधारणतया जितनी गर्मी होती है उससे ज़्यादा तो जो एसी के आउटर पैनल है उनके पंखों से जो होने वाली गर्मी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहते हैं। वो तो जो अंदर के रूम है उनको ठंडा करने के लिए उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है इसके अलावा, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है वो। आप सोच कर देखें कि आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं। याद करें लास्ट बार पेड़ को पानी कब दिया था, या ऐसे कोई कोई पेड़ हैं क्या जिनको कि ये तो मेरे देखते देखते इतना बड़ा हो गया है, जिसका आप रोज़ ख्याल रखते हैं। हो सकता है कि अगर ये सवाल मैं खुद मेरे से करूं तो बहुत ज़्यादा पेड़ों की संख्या मैं भी नहीं बता पाऊंगा। एक तो हमारे यहाँ तो हो सकता है हालात दूसरे हैं, बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी पेड़ पौधे बहुत कम हो पाते हैं। जो मई जून जुलाई से लेके, मतलब अप्रैल से लेके जून जुलाई तक का समय है, उसमें पेड़ पौधे प्रकृति कुछ नहीं छोड़ती है। आंधियाँ और गर्मी से सब जल के सत्यानाश हो जाता है। फिर भी प्रयास करने से कुछ पेड़ पौधे होने लगे हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो एटलीस्ट ये काम अपने बच्चों से ज़रूर करवाएं, उनको उनकी आदत डालिए। उनको ये जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो पेड़ों से लगाव है वो एक दिन में नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आप समझाएंगे उनको, उनके साथ करेंगे तो वो भी देख देख के ये जो पेड़ों के प्रति उनका जो प्यार है वो बढ़ेगा। तो उनसे ज़रूर हर साल एक पेड़ लगवाएं उनसे, और रोज़ उनसे पूछे कि जैसे होमवर्क का पूछते हैं, पढ़ाई का पूछते हैं, पेड़ पौधों के बारे में उनसे पूछिए, आज तुमने पेड़ पौधों में पानी दिया या नहीं दिया। छोटे फूल गमले वाले से लेके, चाहे अगर जगह उपलब्ध है तो बड़े पेड़, लंबी उम्र वाले पेड़, सारे पेड़ जैसे भी हो पेड़ लगाए, और उनसे पानी डालने के लिए बच्चों को उनको जिम्मेदारी दें। उसके दूरगामी बड़े अच्छे परिणाम होंगे। तो गाँव में कम गर्मी की जो वजह बता रहा हूँ, अभी थोड़ा पहले बताया था, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि इतने पुराने घर हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि वो स्वतः वातानुकूलित रहने में सहायक हैं। डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। पता है जो अपने बुजुर्ग थे ना,
वो हो सकता है कुछ कम पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन बुद्धिमान बहुत थे। बुजुर्ग इतने बुद्धिमान थे कि जिस निर्णय पर इंजीनियरिंग अब पहुंच रही है कि घरों को अपने आप वातानुकूलित रखने के लिए किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, उस डिजाइन को तो वो बहुत सालों पहले अपना चुके हैं वो लोग, और वो सक्सेस भी है, सफल है, एकदम पूरी तरह सफल है। हवादार होने चाहिए, आमने सामने के रोशनदान और खिड़कियां होनी चाहिए। ये सारे काम पुराने घरों में हैं और इसी की वजह से वो अपने आप ही ठंडे रहते हैं। बाकी बुजुर्ग इतने बुद्धिमान थे कि उनको प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आप कभी जाएंगे या कहीं पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी जहाँ पर पहाड़ियाँ कम है, वहाँ पर अगर आसपास में कोई बहुत दूर तक कोई एक भी पहाड़ी है तो उसकी चोटी पर कोई न कोई मंदिर या कोई मकान आपको बना मिलेगा। उनका पता नहीं क्या मकसद रहा होगा, लेकिन उसमें कोई किसी न किसी भगवान या किसी देवता का जरूर कोई तस्वीर चाहे रखी मिले या कोई मूर्ति हो, जिसके पीछे अभी भी लोग चाहे पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से वो पहाड़ियाँ बची हुई है। मैंने मेरे गांव के पास में देखा है, हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, काफ़ी लंबी पहाड़ी, और उसकी जो कंक्रीट है तो वहाँ की इतनी फेमस है कि दूर दूर तक उसकी सप्लाई होती है। उस पहाड़ी को इस हद तक काट दिया, हम स्कूल जाते थे पैदल तो उसको देखा कि वो काफ़ी अच्छी खासी पहाड़ी थी, लेकिन उसमें उस समय भी माइनिंग होती थी। आज इतने 20-25 सालों बाद उस पहाड़ी में अगर कुछ बचा है ना, तो एक वो पोर्शन बचा है जहाँ पर एक एक माता जी का मंदिर है ऊपर, उसकी वजह से, अदरवाइज उसको भी अभी तक ख़त्म कर चुके होते हैं। एक हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, जिसकी उस एरिया में सबसे ऊंची चोटी है, वो जानकी दास जी महाराज की डोंगरी के नाम से वो प्रसिद्ध है। और उसकी चोटी के ऊपर इतना, मतलब छोटी सी जगह में इतना अच्छा एक मंदिर जैसा बना हुआ है, 3-3, 4-4 फीट चौड़े पत्थर हैं, और वो 6 इंच से लेके 8 इंच तक की उनकी मोटाई है। वो कैसे ऊपर लेके गए हैं उनको लोग अभी तक समझ के परे हैं, लेकिन इतना भव्य वो शानदार मंदिर ऊपर बहुत पुराने, बहुत काफ़ी समय से बना हुआ है, और उसी की वजह से आज तक उस पहाड़ी में कभी कोई माइनिंग नहीं हुई है। उसके आसपास की जो दूर की पहाड़ियाँ उनमें जरूर माइनिंग हुई है, वहाँ से लोग पत्थर निकालते हैं, लेकिन उस पहाड़ी को अभी तक किसी ने नहीं छुआ है। केवल उसी के डेवलपमेंट के लिए जरूर कुछ, जैसे रास्ता बनाने के लिए कुछ खुदाई कर ली हो तो बात अलग है, जबकि उस पहाड़ी का पत्थर बहुत अच्छा है। सोचो उस समय के बुजुर्गों ने कितने वो दूरदर्शी थे कि उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने मंदिर बनाया, जिसके आज सुख हम लोग भुगत रहे हैं कि वो अभी तक पहाड़ी सुरक्षित है। नहीं तो अभी तक उसमें भी पत्थर निकल के सब जगह मकानों में कहीं ना कहीं काम आ गए होते। तो बुजुर्ग है ना, वो इस तरह प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए थे। आज तो इतने सारे संसाधन हैं, उस समय संसाधन नहीं थे। हो सकता है कि वो प्रकृति के बचने की एक वजह रही हो, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वाइव करने के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन उन्होंने जल संरक्षण के लिए उन्होंने तालाब बनाए, कुएं बनाए, ट्यूबवेल बनाए, बावड़ियाँ बनाई। ट्यूबवेल तो अभी और नया कॉन्सेप्ट है। कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, ये जोहड़ जो ये जितने पूर्वज बनाए ना, इन्हीं से आज प्रकृति सुरक्षित है। तो कहना यही है कि जितना हो सके प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। एटलीस्ट प्रकृति के विनाशक तो कति ना बने। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रख लिए, और एक के करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये सोच लूँ कि मेरे साइकिल चलाने से या मैं अगर पॉलीथीन साथ लेके आ गया तो इससे कौन सी रोड पे या नलियों की प्लास्टिक कम हो जाएगी, वो तो ऐसे ही उड़नी है, ऐसे ही गाय उसको खानी है, ऐसे ही प्लास्टिक बनती रहेगी, बनने से कौन सा कम हो गया। लेकिन अगर सारे लोग सोचेंगे तो अपने आसपास के एरिया को हम जरूर थोड़ा साफ सुथरा सुरक्षित रख सकते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि कृपया प्लास्टिक के उपयोग को जितना हो सके उससे प्लास्टिक के उपयोग से दूर रहें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, और अपना हर कार्य प्रकृति के हित में हो। आपका काम प्रकृति के संरक्षण में सहयोग करने लायक हो या ना हो, लेकिन प्रकृति के दोहन में या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में नहीं हो। अगर हम इतना निश्चित कर लें तो ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अंत में मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उस वीडियो में देखा था, इस तरह अगर इस प्लास्टिक की पानी वाली बोतल से बचिए। इतने कोल्ड ड्रिंक्स और इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। अपने घर की दूध, दही, छाछ, चाहे नींबू की शिकंजी, जो भी पिए, लेकिन प्लास्टिक की बोतल और इनके जितने ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, इससे बचिए। और अंत में वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हो सकता है आप मेरी कुछ बातों से सहमत नहीं हो या आपके विचार कुछ अलग हो।
आपको ये कैसा लगा आपने लाइक या कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।